नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता के व्यसमदान की पुस्तक को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 10 यानी यूनिट 10 उच्च शिक्षा प्रणाली हायर एजुकेशन सिस्टम चल रहा था। इसका भाग 3 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा दोस्तों। ओके, और जिन लोगों को लगता है कि मैं वीडियो में बहुत स्लो बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ वो अपने यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी वॉइस जो है दोस्तों आपके माध्यम के अनुसार प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 उच्च शिक्षा प्रणाली यानी हायर एजुकेशन सिस्टम भाग 3। और आज का टॉपिक है पारंपरिक और गैर पारंपरिक शिक्षा। पारंपरिक और गैर पारंपरिक प्रशिक्षण के संयोजन की प्रणाली से ही शिक्षण गतिविधि सुचारू रूप से हो सकती है। यहाँ पारंपरिक का अर्थ है शिक्षा कक्ष या नियमित संस्थान में शिक्षा प्राप्त करना। नियमित संस्थान में शिक्षा प्राप्त करना। आगे गैर पारंपरिक का अर्थ है कि हम रोजगार के साथ शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि दूरस्थ शिक्षा, जिसका अलग से वर्णन भी किया गया है। हमने पारंपरिक और गैर पारंपरिक शिक्षा का एक तुलनात्मक दृष्टि से वर्णन किया है। आगे देखते हैं पारंपरिक शिक्षा और गैर पारंपरिक शिक्षा। ठीक है, इसको देखते हैं दोस्तों। एक तरफ है दोस्तों पारंपरिक शिक्षा और दूसरी तरफ है गैर पारंपरिक शिक्षा। पारंपरिक शिक्षा में नंबर 1, यह मूल रूप से निष्क्रिय शिक्षा है, जहां बच्चा शिक्षक को सुनता है, शिक्षक से मिले निर्देशों का पालन करता है, शिक्षक निर्देशों के लिए गति भी निर्धारित करता है। और गैर पारंपरिक शिक्षा में सक्रिय शिक्षण, जो स्वतंत्र रूप से चलता है, अपना कार्य चुनता है कि किस गति से यह किया जा रहा है। शिक्षक यदि कोई हो तो सुविधा हो जाती है। नंबर 2, छात्रों को ज्ञान, कौशल और अनुभव प्रदान किया जाता है। गैर पारंपरिक शिक्षा में यहाँ छात्रों का सामान्य विकास होता है और वह मॉड्यूल को सीखने में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लेता है। आगे देखते हैं। आगे है पारंपरिक शिक्षा और गैर पारंपरिक शिक्षा में नंबर 3 पॉइंट है मुख्य क्षमता प्राप्त होती है, जैसे कि उदाहरण, तथ्य, तर्क और पाठ, समर्पित समय और प्रयास, हमारा उद्देश्य, परिभाषित कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना है और सामाजिक रूप से विकसित होना है। गैर पारंपरिक शिक्षा में समग्र विकास, क्योंकि इसमें कानून, सिद्धांत, नियम और अवधारणा का सामान्यीकरण करना शामिल है। यह मन का संज्ञानात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकास है। ठीक है, पारंपरिक शिक्षा में नंबर 4 पॉइंट, यहाँ विद्यार्थी सहकर्मी निरंतर संपर्क में रहते हैं। गैर पारंपरिक शिक्षा में यहाँ सीमित सहकर्मी संपर्क में रहते हैं। ठीक है, आगे नंबर 5 पॉइंट देखते हैं। नंबर 5 है पारंपरिक शिक्षा में समूह व्यक्तिगत पूरी कक्षा, समूह व्यक्तिगत पूरी कक्षा। और गैर पारंपरिक शिक्षा में टीम वर्क और प्रशिक्षण का सामूहिक ढंग। नंबर 6 पॉइंट, मौखिक, दृश्य और व्यावहारिक
सीमित संपर्क समय, ये पारंपरिक शिक्षा में है। और गैर पारंपरिक शिक्षा में समस्या कथन, आंशिक शोध और अनुमानी या मंथन विधियाँ गैर पारंपरिक शिक्षा में है। नंबर 7वां पॉइंट है पारंपरिक शिक्षा में शिक्षक द्वारा नियंत्रण और मूल्यांकन। गैर पारंपरिक शिक्षा में आत्म नियंत्रण और आत्म मूल्यांकन। नंबर 8 पॉइंट है विषय वस्तु संबंध पारंपरिक शिक्षा में। आगे गैर पारंपरिक शिक्षा में सहयोग और सहकारिता। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है यदि कोई विद्यार्थी इंजीनियरिंग में स्नातक है, उसके नृत्य कर्म को पारंपरिक शिक्षा कहेंगे और बाद में रोजगार में 5 वर्ष के बाद उसको प्रबंधन में उत्तर स्नातक की डिग्री चाहिए या कोई कंप्यूटर कोर्स करना है तो इस शिक्षा को हम गैर पारंपरिक कहना होगा। इस अध्याय में हम स्थायी नियमित ढंग से प्राप्त उच्च शिक्षा को पारंपरिक शिक्षा कहेंगे। इसमें विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग तथा अन्य कार्यक्रम आते हैं। जो शिक्षा हमने मुक्त शिक्षा व्यवस्था से प्राप्त की उसको गैर पारंपरिक शिक्षा कहेंगे। इनका पूरे अध्याय में वर्णन किया गया है जो कि एनटीए नेट परीक्षार्थी के लिए उपयोगी है। आगे है कौशल आधारित शिक्षा। जनसांख्यिकी लाभांश की दृष्टि से भारत विश्व का शायद सबसे युवा देश है। भारत की केवल 2% श्रम शक्ति ही कुशल है, जबकि हमारी तुलना में दक्षिण कोरिया की 96%, चीन की 45%, यूएसए की 50 से 55% और जर्मनी की 74% श्रम शक्ति कुशल है। हम इतने वर्ष उच्च शिक्षा पर ध्यान देते रहे और रोजगार क्षमता बढ़ाने और कौशल प्रशिक्षण प्रयासों द्वारा कुशल मानव शक्ति निर्माण करने की दिशा में और भी अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। भारतीय शिक्षा क्षेत्र ने संस्थाओं तथा विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पिछले कुछ दशकों में तेज गति से विकास किया है। यूजीसी की रिपोर्ट के अनुसार 1950 से 1951 ईस्वी में 30 विश्वविद्यालयों से संलग्न 750 महाविद्यालय थे। 2017 से 2018 ईस्वी में यही संख्या बढ़कर 900 से अधिक विश्वविद्यालय, 40,000 महाविद्यालय और 15,000 स्वायत्त संस्थान हो चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है इतने सांख्यिकी विकास के बावजूद उच्च शिक्षा युवाओं को नियोक्ता की आवश्यकता अनुसार नौकरी में लेने योग्य बनाने में अधिक सफल नहीं हो पाई है। शायद इसका मुख्य कारण है हमारे यहाँ निम्न कौशल होना। आज के वैश्वीकरण के युग में कौशल प्रशिक्षण किसी भी देश के स्वस्थ आर्थिक विकास के हेतु बढ़ती कार्य क्षमता और उत्पादकता के लिए अनिवार्य घटक हैं। भारत में ये अभी प्राथमिक अवस्था है। हालांकि कुशल श्रम शक्ति की मांग बहुत बड़ी है। इस खाई को पाटने के लिए कौशल परितंत्र की पुनर्रचना करना आवश्यक है। आगे एक और जहां भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की राह पर चल रहा है, उसकी कामकाजी जनसंख्या के लिए रोजगार
क्षम कौशल से सुसज्जित होना बहुत ही आवश्यक कार्य है। आज भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। उसकी 62% से अधिक जनसंख्या कामकाजी आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष में है और कुल जनसंख्या के 54% से लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। कौशल आधारित शिक्षा रोजगार क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन विषयों पर काम करती है। नंबर 1, छात्रों को व्यावहारिक और क्रियाशील कौशल देना जो उन्हें रोजगार के लिए तैयार बनाए। नंबर 2, रोजगार आधारित कौशल व्यापक विशेषज्ञता की ओर ले जाता है जिससे प्रत्याशी की प्रभावकारिता बढ़ती है। नंबर 3, कौशल विकास हस्तक्षेप की मदद से आत्मविश्वास बढ़ता है। केंद्रित परिणाम आधारित शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की उत्पादकता और क्षमता का विकास होता है। आगे है 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कौशल विकास को बढ़ावा मिलने लगा। आगे उन्होंने स्किल इंडिया मिशन को प्रोत्साहन दिया और सभी कौशल विकास गतिविधियों का संचालन करने क्षमता और तांत्रिक या व्यावहारिक प्रशिक्षण के संरचना निर्माण और उसके मूल्यांकन के लिए कौशल विकास तथा उद्यमिता कौशल मंत्रालय का निर्माण भी किया। ये मंत्रालय 2022 तक 40 करोड़ श्रम शक्ति को कुशल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे MSDE ने इस परिणाम आधारित कौशल विकास योजना की फ्लैगशिप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया। इस कौशल प्रमाणीकरण और पुरस्कार योजना का उद्देश्य है भारतीय युवाओं को भारी संख्या में इस परिणाम आधारित कौशल विकास योजना में सहभागी होने के लिए प्रेरित करना ताकि वे रोजगार श्रम बन जाएं और अपनी आजीविका कमा सकें। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MSDE के अंतर्गत एक केंद्रीय आधारभूत संस्था है जो प्रशिक्षण भागीदारों को वित्तीय सहायता देकर सशक्त कौशल प्रशिक्षण क्षमता का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी है। आगे NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल फ्रेमवर्क के अंतर्गत सभी प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित और संलग्न करने पर काम कर रही है जैसा कि राष्ट्रीय कौशल विकास नीति में निश्चित किया गया है। प्रस्तुत नीति का लक्ष्य संपूर्ण विश्व में मान्यता प्राप्त प्रमाणित परितंत्र को लाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारा एक है दोस्तों, एक फिगर है, देख लेते हैं इसको। फिगर है उच्च शिक्षा वास्तुकला। ठीक है, इसमें है पहला पाठ्यक्रम और अध्यापन, दूसरा है संकाय, तीसरा है अनुसंधान, चौथा है सहभागिता, पांचवा है आधारभूत ढांचा और छठवां है दोस्तों वित्त पोषण। ठीक है, आगे देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट दिखे। वित्त पोषण। आगे भारत आने वाले वर्षों में कुशल राष्ट्रों में से एक के रूप में पहचान पाने के लिए कार्यरत है। अब उच्च शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण दोनों का एक साथ एक ही जगह एक ही पाठ्यक्रम
के भाग के रूप में सहज और एकत्रित अस्तित्व होना आवश्यक है। इसको साध्य करने के लिए उद्योग और शिक्षा क्षेत्र के एक साथ काम करते हुए शिक्षा और रोजगारक्षम विशेषताओं से युक्त व्यावहारिक और क्रियाशील प्रत्याशियों को तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। आगे अनुसंधान महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु। ठीक है, पहला है विद्यार्थी। नंबर 1 प्रतिभाशाली और अनुसंधान उन्मुख व्यक्ति। नंबर 2 स्नातक छात्रों की तुलना में स्नातकोत्तर या डायरेक्टरेट छात्रों के अनुपात में वृद्धि। नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय विविधता में वृद्धि। नंबर 4 कुल नामांकन के 10% लोगों का शोध में आना। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है संकाय यानी फैकल्टी। नंबर 1 पूर्णकालिक संकाय का उच्च अनुपात 75% से 80% PhD डिग्री के साथ हो। नंबर 2 संकाय और छात्रों का अनुपात 1:10 होना चाहिए। नंबर 3 उच्च योग्य संकाय जो अच्छे शोध अनुदानों को आकर्षित करने में सक्षम हो। आगे है दोस्तों पाठ्यक्रम। नंबर 1 एकीकृत अनुसंधान गतिविधि। नंबर 2 स्नातकोत्तर स्तर अनुसंधान के लिए 40% भारिता। नंबर 3 स्नातक स्तर अनुसंधान के लिए 20% भारिता। नंबर 4 बहुविषयक पाठ्यक्रम संरचना। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग अभी जो ऊपर एक फिगर पढ़े थे, क्या नाम था, उच्च शिक्षा वास्तुकला। इसमें एक पॉइंट और था नंबर 7 शासन विधि या प्रणाली या नेतृत्व। ठीक है, ये हम लोग जरा छूट गया था डार्कनेस होने के कारण, ये थोड़ा ध्यान नहीं दिए। ठीक है, एक बार और इसको देख लेते हैं। उच्च शिक्षा वास्तुकला में पहला था पाठ्यक्रम और अध्यापन, दूसरा है संकाय, तीसरा है अनुसंधान, चौथा है सहभागिता, पांचवा है आधारभूत ढांचा, छठवां है वित्त पोषण और सातवां है दोस्तों शासन विधि या प्रणाली या नेतृत्व। ठीक है, आगे इसमें हम लोग अभी पढ़ रहे थे पाठ्यक्रम। इसमें हमारा 5वां पॉइंट है दोस्तों सामग्री और पाठ्यक्रम। यहाँ MOOCs के माध्यम से भी पहुँचा जा सकता है। मॉक के माध्यम से दोस्तों, मॉक इसको बोलते हैं, तो इसको मॉक्स भी बोल सकते हैं। मॉक्स के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। आगे अनुसंधान केंद्र। ठीक है, इसको देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अनुसंधान केंद्र नंबर 1 वैश्विक रैंकिंग के मामले में शीर्ष 200 विद्यालयों में रैंकिंग। ठीक है, नंबर 2 भारत से संबंधित क्षेत्रों जैसे बायोसाइंस, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, समावेशी विकास और नेतृत्व में शक्तिशाली अनुसंधान क्षमताएं। नंबर 3 उद्योग उन्मुख और शैक्षणिक अनुसंधान का स्वस्थ मिश्रण। नंबर 4 अंतर अनुशासनात्मक क्षेत्रों में शोध। नंबर 5 अनुसंधान गतिविधि में छात्रों और शिक्षकों दोनों की उच्च भागीदारी। ठीक है, आगे है बुनियादी ढांचा। नंबर 1 अनुसंधान के लिए प्रयोगशाला और अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्र। नंबर 2 छात्रवृत्ति के अंतर अनुशासनात्मक क्षेत्र। नंबर 3 अनुसंधान गतिविधि में छात्रों और शिक्षकों दोनों की उच्च भागीदारी। ठीक है, आगे है सहकारिता। आइए देख लेते हैं सहकारिता पार्टनरशिप्स। नंबर 1 सहयोगात्मक अनुसंधान करने और छात्र और संकाय विनिमय कार्यक्रमों के लिए वैश्विक संस्थानों के साथ सहयोग। नंबर 2
उद्योग संबंधित अनुसंधान करने के लिए निगमों के साथ सहयोग। नंबर 3, समुदाय के साथ सहयोग अंततः मानवता की प्रासंगिकता के लक्ष्यों को आगे बढ़ाता है। आगे, भारत में उच्च शिक्षा की विनियामक रूपरेखा। जब केंद्र सरकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में मानकों को निर्धारित करता है तो वही स्कूली शिक्षा मुख्य रूप से राज्य का उत्तरदायित्व है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि एक ही पेज पर समाहित हो जाए। शिक्षा के समवर्ती सूची में होने के कारण संघ और राज्य को नियमन में समान शक्तियाँ प्राप्त है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार में दोस्तों मानव संसाधन विकास एवं अन्य मंत्रालय है। ठीक है, और राज्य सरकार में विभाग एवं उच्च या तकनीकी शिक्षा परिषदें हैं। ठीक है, आगे ये केंद्र सरकार में विनियामक निकाय या व्यावसायिक परिषद या यूजीसी, AICTE आदि हैं। और इसमें दोस्तों ये दोनों दोस्तों जो है केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं। ठीक है, आगे इसमें प्रत्यायन निकाय NASC और NBA उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं। ठीक है, आगे भारत में उच्च शिक्षा विनियामक प्रणाली है ये सब। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग विषय विशेष। चलिए इधर ध्यान देते हैं थोड़ा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। आइए, इम्पोर्टेंट लाइन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। वर्ष 1985 ईस्वी से पहले इसको शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय कहा जाता था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना के समग्र विकास के लिए उत्तरदायी है। यह एक सुनियोजित योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण सुधार और विस्तार के कार्य का अवलोकन करता है। इसके निम्नलिखित मुख्य ध्येय हैं। ठीक है, पहला है दोस्तों भारत की मानव संसाधन क्षमता का समानता और समावेशिता के साथ पूर्ण विकास करना। नंबर 2, सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करना। नंबर 3, समाज के उन वर्गों की भागीदारी का संवर्धन करना जिनका सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। नंबर 4, गुणवत्ता में सुधार करना तथा शैक्षिक सुधारों का संवर्धन करना। नंबर 5 है दोस्तों उच्च शिक्षा में प्रौद्योगिकी उपयोग। नंबर 6 है व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास का विस्तार। नंबर 7, भारतीय भाषाओं का विकास। नंबर 8 है दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। आगे है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट देख लेते हैं। कई राज्यों में भी राज्य परिषदों और सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है जो कि राज्य में उच्च शिक्षा संस्थान के समुचित कार्य के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आगे हमारा उच्च शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण नीति बनाने वाली एजेंसियां इस प्रकार हैं। पहले
आगे देख लेते हैं केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुदान प्रदान करता है और देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों या संस्थानों की स्थापना करता है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर शैक्षिक संस्थान को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के रूप में घोषित करने के लिए भी उत्तरदायी है। ठीक है, आगे देखते हैं केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कैब। यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संघ और राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग के लिए स्थापित किया गया है। इसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है। इसके अलावा कुछ और नियामक संस्थाएं जैसे यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आदि भी उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यूजीसी की विस्तार पूर्वक चर्चा आगे की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं शीर्ष स्तर के निकाय कौन कौन से हैं। शीर्ष स्तर के निकाय आइए देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय निम्न 6 प्रकार के शीर्ष स्तर के निकायों का उल्लेख करता है। पहला, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। नंबर 2, वास्तुकला परिषद, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर CA। नंबर 3, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR। आगे नंबर 4 है भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च ICPR। नंबर 5, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR। नंबर 6 है दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC। ठीक है, आगे भारत उच्च शिक्षा में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय नर्सिंग काउंसिल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया आदि इत्यादि 11 अन्य नियामक हैं। विश्वविद्यालय की परिभाषा एवं मुख्य अव्यय आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्वविद्यालय शब्द का आंग्ल भाषा में रूपांतरण है यूनिवर्सिटी, जिसका उद्गम लैटिन भाषा के शब्द यूनिवर्सिटास से हुआ है, जिसका अर्थ है शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य विशिष्ट साहचर्य। ठीक है, विश्वविद्यालय वह संस्था है जिसमें सभी प्रकार की विद्याओं की उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती हो, परीक्षा ली जाती हो तथा मानक उपाधियां प्रदान की जाती हो। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है थोड़ा इधर कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, स्पष्ट दिखे। भारत में विश्वविद्यालय का अर्थ है एक ऐसी संस्था जो केंद्रीय अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया हो तथा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम के अंतर्गत आती हो। विश्वविद्यालयों के प्रशासन के लिए कुलपति, उपकुलपति, प्रबंध समिति यानी सीनेट, कोर्ट यानी सभा, शिक्षा समिति, रजिस्ट्रार और उसके सहायक आदि होते हैं। आगे प्रादेशीय विश्वविद्यालयों के कुलपति प्रायः प्रदेश के राज्यपाल होते हैं जो अवैतनिक हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति को परिदर्शक की उपाधि प्राप्त है। विश्व भारती
विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन पश्चिमी बंगाल में भारत के राष्ट्रपति परिदर्शक हैं। राज्य के राज्यपाल इसके आचार्य यानी चांसलर तथा प्रधानमंत्री इसके आचार्य हैं, चांसलर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पाठ्यक्रमीय संगठन की दृष्टि से प्रत्येक विश्वविद्यालय अनेक प्रभाग जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य, कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, शिक्षा, कृषि आदि में बटा हुआ होता है। प्रभाग के प्रधान प्राध्यापक यानी डीन होते हैं। प्रत्येक भाग के अंतर्गत विभिन्न विभाग होते हैं जिसके अलग अलग अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष प्रायः प्रोफेसर यानी प्राचार्य कहलाते हैं। उनके सहायक अध्यापकगण रीडर, लेक्चरर अथवा असिस्टेंट प्रोफेसर आदि होते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा के अंतर्गत छात्रों द्वारा स्नातक स्तर पर बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक आदि, स्नातकोत्तर स्तर पर एमए, एमकॉम, एमएससी आदि और अनुसंधान स्तर पर पीएचडी, फेलोशिप या पोस्ट डायरेक्टर आदि उपाधियां प्राप्त लिखित परीक्षा के उपरांत अर्जित की जाती है। प्रत्येक विश्वविद्यालय का प्रति वर्ष एक समावर्तन समारोह होता है जिसमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाती है। आगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी वर्ष 1952 ईस्वी में सरकार ने निर्णय लिया कि केंद्रीय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को दिए जाने वाले वित्तीय सहयोग के मामलों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधीन लाया जाएगा। इस तरह 28 दिसंबर 1953 ईस्वी को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव रखी थी। इसके बाद 1956 ईस्वी में यूजीसी को संसद में पारित कर एक विशेष विधेयक के बाद सरकार के अधीन लाया गया और तभी औपचारिक तौर पर इसे स्थापित माना गया। आगे है अधिदेश मैंडेट। यूजीसी को उच्च शिक्षा में अनन्य स्थान प्राप्त है। यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत यूजीसी अधिदेश में 2 उत्तरदायित्व समावेशित है। पहला, उच्च शिक्षण संस्थानों का वित्त पोषण और दूसरा, उनमें मानकों का समन्वय और निर्धारण करना और तत्पश्चात उनका अनुरक्षण करना। विस्तार पूर्वक देखा जाए तो यूजीसी के अधिदेश में मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्य सम्मिलित हैं। पहला, विश्वविद्यालय शिक्षा का समन्वय और उसको बढ़ावा देना। दूसरा, विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का निर्धारण और अनुरक्षण करना। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 3 है शिक्षा के नियमों के न्यूनतम स्तर का निर्धारण। नंबर 4, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रही प्रगति और घटनाओं का अवलोकन। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान वितरण। नंबर 5, उच्च शिक्षण संस्थानों, संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच में एक कड़ी का कार्य करना। नंबर 6, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श देना। ठीक है, आगे है यूजीसी समय समय पर विश्वविद्यालयों में उपकुलपति, प्राध्यापक और अन्य मुख्य अधिकारियों के चयन के लिए योग्यता निर्धारण का कार्य भी
करता है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में नियुक्त होने वाले विशेष अधिकारियों, विशेषज्ञ प्राध्यापकों आदि के वेतन निर्धारण में दिशा निर्देश जारी करता है। यूजीसी ने विभिन्न शिक्षण कार्यक्रमों का मॉडल या पाठ्यक्रम भी अपनी वेबसाइट के माध्यम से विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसरण हेतु उपलब्ध करवाया हुआ है। आगे यूजीसी विश्वविद्यालय में नए भर्ती हुए प्राध्यापकों के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट या रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित करवाता है। आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों हमारा आगे है केंद्र सरकार यूजीसी को अनुदान देती है और देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों या राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं की स्थापना करती है। केंद्र सरकार यूजीसी की सिफारिश पर शैक्षिक संस्थानों को मानित विश्वविद्यालय घोषित करने के लिए भी उत्तरदायी है। आगे यूजीसी शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। उदाहरण के लिए पोटेंशियल ऑफ एक्सेलेंस कॉलेजेस विथ पोटेंशियल फॉर एक्सेलेंस, सेंटर with potential for excellence in a particular area, special assistance program, basic scientific research आदि। ठीक है, क्षमा करिएगा दोस्तों, थोड़ा हिचकी आ रहा है जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। यूजीसी की संरचना आइए देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ यूजीसी। यूजीसी की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य हैं जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। यूजीसी का सचिव इसके कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। आगे यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है। इसके अतिरिक्त नई दिल्ली में 2 ब्यूरो फिरोज शाह रोड एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर में स्थित है। आगे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या 1992 का अनुसरण करते हुए यूजीसी ने विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई। यूजीसी के 6 क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बेंगलुरु में हैं। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर यूजीसी के पहले अध्यक्ष थे। प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह इसके वर्तमान अध्यक्ष है। अभी दोस्तों एक बार आप लोग अभी करेंट का वर्तमान 2024 का एक बार ज़रूर यूजीसी के जो प्रोफेसर हैं उनको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है में विश्वविद्यालय शिक्षा तंत्र। देश ने जब स्वतंत्रता प्राप्त की तब केवल 20 विश्वविद्यालय और 500 कॉलेज थे, जो अब क्रमशः 777 और 40 से अधिक है। 11,922 आगे 11,922 क्षमा कीजिएगा दोस्तों, रोटेट हो गया था। एकल संस्थान है। छात्रों के नामांकन में 60 से 70 गुना वृद्धि हुई है। कई विश्वविद्यालय विशिष्ट विषयों जैसे कि कृषि, इंजीनियरिंग, संस्कृत, संगीत आदि के अध्ययन को प्रधानता देने की दृष्टि से स्थापित किए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, कृषि एवं तकनीकी
विश्वविद्यालय भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय हैदराबाद इत्यादि, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया दिल्ली, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार ने स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, अतः उन्हें विश्वविद्यालय के समकक्ष स्थान दिया गया। ठीक है, आगे विज्ञान, तकनीकी एवं समाज विज्ञान के समाज विज्ञान के शिक्षा अनुसंधान की विशिष्टताओं के कारण बिरला तकनीकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली, टाटा समाज विज्ञान संस्थान मुंबई इत्यादि को विश्वविद्यालय के समकक्ष माना गया है। आगे है दोस्तों, हमारी जानकारी के लिए है, हम लोगों की जानकारी के लिए, भारतीय विश्वविद्यालय संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। आइए देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय संघ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है जिसमें भारतीय विश्वविद्यालय सदस्य के रूप में सम्मिलित है। इसका उद्गम वर्ष 1924 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग द्वारा संयोजित उप कुलपतियों के सम्मेलन को माना जा सकता है। इसको वर्तमान नाम वर्ष 1973 में मिला। आगे यह प्रशासकों एवं सदस्य विश्वविद्यालयों या संस्थानों के शिक्षाविदों के विचारों के आदान प्रदान एवं सामान्य हितों के मामलों की चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। संघ उच्चतर शिक्षा में एक सूचना आदान प्रदान ब्यूरो के रूप में कार्य करता है तथा इसके यूनिवर्सिटी हैंडबुक, रिसर्च पेपर्स और यूनिवर्सिटी न्यूज़ नाम से एक साप्ताहिक पत्र सहित अनेक प्रकाशन हैं। वर्तमान में इस संघ की सदस्यता 527 है, जिसमें पड़ोसी देशों के कुछ विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, दूसरा राज्य विश्वविद्यालय, तीसरा मानित विश्वविद्यालय, चौथा निजी विश्वविद्यालय। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। चलिए आगे देखते हैं। उपरोक्त सभी विश्वविद्यालय उपाधि देने के लिए अधिकृत है। कुछ केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनके साथ कोई महाविद्यालय संबंधित नहीं है। इनको एकल विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। आइए अब हम इनकी विस्तार पूर्वक चर्चा करें। केंद्रीय विश्वविद्यालय पहले हम लोग देखेंगे। हिचकी आ रहा है दोस्तों, थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर बोलते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, केंद्रीय विश्वविद्यालय। भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय या संघ विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं और केंद्रीय मानव संसाधन केंद्रीय मानव संसाधन आगे देख लेते हैं दोस्तों। हालांकि दोस्तों उस पेज पे जो था वो उसका राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है उनके बारे में दिया है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं। MHRD विकास मंत्रालय, केंद्रीय विकास मंत्रालय, केंद्रीय क्या था हमारा दोस्तों, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। हमारा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के कार्य क्षेत्र में आते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत भी आते हैं।
आगे है दोस्तों, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 जो दिनांक 15/1/2009 से प्रभावी हुआ, के माध्यम से प्रत्येक ऐसे राज्य गोवा को छोड़कर जिसमें कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है में 16 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, एक जम्मू मंडल में तथा दूसरा कश्मीर मंडल में स्थापित किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त अब तक शामिल न किए गए राज्यों बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरल, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं तमिलनाडु में नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। 3 राज्य विश्वविद्यालयों नामतः घासीराम कह रहे हैं, क्षमा करिएगा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश एवं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड को केंद्रीय विश्वविद्यालयों का उन्नयन किया गया है। आगे, भारत में वर्ष 2009 में या उसके बाद 21 केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। इनको नए केंद्रीय विद्यालय कहा जा सकता है। वर्ष 2009 से केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू होने से पहले तक 26 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे। इस विश्वविद्यालयों को ज़्यादा वित्तीय सहायता मिलती है, इसलिए इनमें दूसरे विश्वविद्यालयों की अपेक्षा सुविधाएं भी बेहतर होती हैं। गोवा और आंध्र प्रदेश के सिवाय भारत के सभी राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुडुचेरी में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है उत्तर प्रदेश में 6 में सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। दिल्ली 5 विश्वविद्यालयों के साथ दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है दोस्तों, अभी ऊपर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की लिस्ट थी इम्पोर्टेंट, ज़रा उसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग को पढ़ना था। ठीक है, राज्यवार केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची। एक तरफ है दोस्तों राज्य और दूसरे तरफ है विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, राजीव गांधी विश्वविद्यालय ईटानगर में है। नंबर 2 असम में ही है दोस्तों। नंबर 2 और नंबर 3 असम विश्वविद्यालय सिलचर में है और तेजपुर विश्वविद्यालय तेजपुर में है। ठीक है, जिसका कोड है 784001। नंबर 4 दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय साउथ बिहार गया में है। नंबर 5 महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय पूर्वी चंपारण में है दोस्तों, ये भी बिहार में ही आता है। नंबर 6 नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों, जिला नालंदा में है, ये भी बिहार में है। और नंबर 7 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय पूसा समस्तीपुर में है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 छत्तीसगढ़ में दोस्तों गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। आगे नंबर 9 गुजरात में दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात गांधीनगर। आगे नंबर 10 हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा मेहरगढ़। क्या हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्षमा करिएगा, हिचकियाँ आने के कारण हम संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, त्रुटियाँ हो रही हैं, उसके लिए दिल से मुझे माफ़ करिएगा दोस्तों। ठीक है, ये नंबर 10 पॉइंट थोड़ा गलत पढ़ लिए, मेहरगढ़ बोल रहे थे, उसमें तो मोहनजोदाड़ो याद आ गया हमें, सिंधु घाटी की सभ्यता, कोई महेंद्रगढ़ है। ठीक है, मेहरगढ़ नहीं है। नंबर 10 था हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा महेंद्रगढ़। ठीक है,
आगे है नंबर 11 हिमाचल प्रदेश, केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में। नंबर 12 में जम्मू कश्मीर, नंबर 12 और 13 दोस्तों जम्मू कश्मीर में ही है, केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर श्रीनगर में, और केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू सांबा जम्मू में। ठीक है, आगे है 14 नंबर पे दोस्तों झारखंड, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड रांची में है। और 15वां नंबर कर्नाटक, केंद्रीय विश्वविद्यालय कर्नाटक गुलबर्ग में है। नंबर 16 दोस्तों केरल में, केंद्रीय विश्वविद्यालय केरल कासरागोड में है। ठीक है, नंबर 17 है और नंबर 18 दोनों ही मध्य प्रदेश में है दोस्तों, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय मकल सदन अमरकंटक में है। ठीक है, आगे नंबर 19 दोस्तों महाराष्ट्र में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में है। नंबर 20, नंबर 21 और नंबर 22 ये तीनों मणिपुर में है दोस्तों, मणिपुर विश्वविद्यालय इम्फाल, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कोटरुक मणिपुर। ठीक है, आगे देखते हैं 23 नंबर दोस्तों मेघालय में पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलोंग में है। नंबर 24 मिजोरम में है, मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल में है, आइजल। नंबर 25 दोस्तों नागालैंड में नागालैंड विश्वविद्यालय कैंपस कोहिमा या हेडक्वार्टर। ठीक है, नंबर 26 दोस्तों उड़ीसा में केंद्रीय विश्वविद्यालय उड़ीसा कोरापुट है। नंबर 27 पंजाब दोस्तों, पंजाब में केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब भटिंडा में है। नंबर 28वां दोस्तों राजस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान अजमेर में है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों उसी तरह राज्य और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम। आगे 29 नंबर दोस्तों सिक्किम, सिक्किम में सिक्किम विश्वविद्यालय है गंगटोक में। 30 और 31 नंबर दोस्तों दोनों तमिलनाडु में ही है, केंद्रीय विश्वविद्यालय तमिलनाडु कांगलाचेरी तिरुवरूर में है। और भारतीय सागरी विश्वविद्यालय चेन्नई में है। ठीक है, आगे 32, 33 और 34 दोस्तों। ठीक है, तेलंगाना हैदराबाद, हैदराबाद विश्वविद्यालय हैदराबाद में है। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज विश्वविद्यालय ओस्मानिया विश्वविद्यालय कैंपस हैदराबाद में ही है। और मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय गाचिबावली हैदराबाद। ठीक है, आगे 35 नंबर दोस्तों त्रिपुरा में त्रिपुरा विश्वविद्यालय सूर्यमणि नगर अगरतला में है। नंबर 36, 37, 38, 39, 40, 41 टोटल 6 दोस्तों हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो है, आइए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी में है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार लखनऊ में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है। आगे राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज रायबरेली रोड। आगे रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है नंबर 42वां उत्तराखंड हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल। आगे 43वां नंबर दोस्तों पश्चिम बंगाल विश्व भारती शांति निकेतन। आगे दिल्ली में दोस्तों 5 केंद्रीय विद्यालय है। आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला है दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया नगर में है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय चाणक्यपुरी में है। ठीक है, आगे 49वां विश्वविद्यालय दोस्तों पौंडीचेरी में है। ठीक है, जो कि पौंडीचेरी विश्वविद्यालय पुदुचेरी है
के नाम से है। आगे, कृपया निम्न 9 विश्वविद्यालयों पर ध्यान दें। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर। दूसरा, राष्ट्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू नई दिल्ली। नंबर 3, भारतीय सागरी विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु। चौथा, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा बिहार। पांचवा, भारतीय राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली उत्तर प्रदेश। आगे देख लेते हैं। नंबर 6वां, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय नई दिल्ली। 7वां, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश। नंबर 8वां, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कोटरुक मणिपुर। नंबर 9, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय पूसा समस्तीपुर। इन सब का वित्त पोषण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नहीं बल्कि भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी यूजीसी नहीं करता है, डायरेक्टली दोस्तों भारत सरकार करता है। ठीक है, इनमें से कुछ विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कुछ और मंत्रालयों के अंतर्गत आते हैं। पहला, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल कृषि मंत्रालय के अंतर्गत। दूसरा, भारतीय सागरी विश्वविद्यालय चेन्नई जहाज रानी मंत्रालय के अंतर्गत। तीसरा, दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। आगे, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय क्षेत्रीय सहयोग संगठन के 8 सदस्य देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। इसने शैक्षिक वर्ष 2010 से अपने परिचालन आरंभ किया। ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय। आगे, भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक यानी इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी एक्ट 2015 के अंतर्गत बिनोला गुरुग्राम में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का विश्व स्तरीय और पूरी तरह से स्वायत्त विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषयों पर कोर्स एवं शोध कार्यक्रम होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। राज्य विश्वविद्यालय देखना है ना, चलिए आगे देखते हैं। राज्य विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी को पढ़ लेते हैं। चलिए, राज्य विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत की जाती है, उसको हम राज्य विश्वविद्यालय कहते हैं। ये विश्वविद्यालय यूजीसी अधिनियम 1956 की 12B की सूची में सम्मिलित होते हैं और इसलिए केंद्रीय सहायता के लिए पात्र हैं। हालांकि राज्य विश्वविद्यालयों का विकास राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होता है, इनको यूजीसी की ओर से विकास अनुदान मिलता है। ऐसे अनुदान बुनियादी ढांचे के निर्माण, आवर्धन एवं उन्नयन में प्रयुक्त होते हैं। आगे, जो कि सामान्यतः राज्य सरकार या अन्य स्रोतों से उपलब्ध नहीं हो सकता। सामान्यतः राज्य के माननीय राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति या आचार्य होते हैं। राज्य विश्वविद्यालय कुल विश्वविद्यालयों की लगभग आधी संख्या एवं कुल नामांकनों का 84% होने के नाते उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कोलकाता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय देश के सबसे पुराने राज्य विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, आगे, अगस्त 2018 तक भारत में सबसे अधिक राज्य विश्वविद्यालयों वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश में 31,
गुजरात में 30, कर्नाटक में 28 और पश्चिम बंगाल में 27। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ में 1 और दिल्ली में 7 राज्य विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, आगे है मानित विश्वविद्यालय, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो उच्चतर शिक्षा संस्थान शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र में ऊंचे स्तर पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर केंद्रीय सरकार द्वारा मानित विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित किया जा सकता है। जिन संस्थानों को मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया जाता है वे एक विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तरों और विशेषाधिकारों का उपयोग करते हैं। इन मानित विश्वविद्यालय संस्थानों ने देश में उच्चतर शिक्षा के आधार को विस्तार प्रदान किया है और ये विभिन्न विषयों जैसे चिकित्सा शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, मस्तिष्की शिक्षा, भाषाओं, सामाजिक विज्ञानों, जनसंख्या विज्ञानों, पशुपालन शोध, वन शोध, आयुध प्रौद्योगिकी, तटीय शिक्षा, योग, संगीत और सूचना प्रौद्योगिकी आदि में शिक्षा और शोध सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। इन्हें काफ़ी स्वायत्तता भी प्राप्त होती है। ये न केवल अपना पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम स्वयं निरूपित कर सकते हैं बल्कि अपने प्रवेश और शुल्क संबंधी नियम भी बना सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस धनबाद, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कुछ जाने माने मानित विश्वविद्यालय हैं। आगे नंबर 1 भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली 2 पहले ऐसे संस्थान थे जिनको मानित विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। भारतीय विज्ञान संस्थान को यह दर्जा 1958 में मिला जबकि यह वर्ष 1908 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नंबर 2 वर्ष 2009 में P.N. टंडन समिति ने 44 विश्वविद्यालयों को वर्ज्य सूची यानी ब्लैक लिस्ट में डालने की सिफारिश की। जून 2009 के बाद किसी भी मानित विश्वविद्यालयों को अनुमति नहीं मिली है। जनवरी 2010 में भारत सरकार ने 44 मानित विश्वविद्यालयों की मान्यता रद्द करने का फैसला किया। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई जिसका अंतिम निर्णय अभी लंबित है। अपने अंतरिम निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इन संस्थानों के लिए नए छात्रों को स्वीकार करने की अनुमति दी हुई है। ठीक है, आगे नंबर 3 है दोस्तों। नंबर 3 है वर्ष 2015 में UGC ने 10 मानित विश्वविद्यालयों बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी BITS पिलानी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई आदि को अपने ऑफ कैंपस केंद्रों को बंद करने के लिए कहा। वर्ष 2016 मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने UGC के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसके अंतर्गत निजी मानित विश्वविद्यालय अपनी स्वीकृत भौगोलिक सीमाओं से परे 6 ऑफ कैंपस स्थापित कर सकते हैं। यह सीमा सरकार द्वारा स्थापित एवं प्रबंधित मानित विश्वविद्यालयों पर लागू नहीं होती। इससे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जैसे संस्थानों को लाभ होगा जिनके कई ऑफ कैंपस केंद्र हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर 4 UGC वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार मानित विश्वविद्यालय की भारत में कुल संख्या 126 है। पूर्व में कई बार विश्वविद्यालयों को मान्यता देने में
पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, इसलिए इनकी मान्यता को लेकर हाल में विवाद उठ खड़ा हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग दोस्तों निजी विश्वविद्यालय देखते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। राज्य निजी विश्वविद्यालय व विश्वविद्यालय है जो प्रायोजित निकाय अर्थात नंबर 1 समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत समिति या दूसरा नंबर राज्य या केंद्र में समय समय पर लागू किए गए समानुरूप कानून, या तीसरा नंबर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत सार्वजनिक न्यास या कंपनी द्वारा राज्य या केंद्र के अधिनियम द्वारा स्थापित किया जा सकता है। निजी विश्वविद्यालय यूजीसी के अधिनियम 22 के अंतर्गत डिग्री देने के लिए सक्षम है। आगे इनके पास शिक्षण संस्थानों को सहबद्ध यानी एफिलिएट करने का अधिकार नहीं होता है। भारत में सबसे पहला निजी विश्वविद्यालय सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजिकल साइंस गंगटोक में है, जिसे 1995 ईस्वी में स्थापित किया गया। विश्वविद्यालयों की कुल संख्या यूजीसी की वेबसाइट के अनुसार दिनांक 7/8/2018 के अनुसार क्या क्या है ये देखते हैं। विश्वविद्यालय कुल संख्या, इसको आप लोग वर्तमान में ज़रा चेक कर लीजिएगा दोस्तों। विश्वविद्यालयों की कुल संख्या यूजीसी की वेबसाइट के अनुसार दिनांक आज का डाल लीजिएगा। ठीक है, जिस डेट में आप लोग वीडियो पढ़ रहे हैं उस डेट को डाल लीजिएगा और उसके बाद आप लोग राजकीय विश्वविद्यालय देख लीजिएगा। हालांकि 2018 के अनुसार 399 है, मानित विश्वविद्यालय 126 है, केंद्रीय विश्वविद्यालय 49 है, प्राइवेट विश्वविद्यालय 330 है और कुल 904 है। तो दोस्तों आप लोग ये मत कहिएगा कि हम बाद में देखेंगे। आप लोग तुरंत अभी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग पॉज करिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो एक जगह नोट कर लीजिए और इसकी संख्या को वर्तमान डेट के अनुसार लिख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब भी पूछेगा तो आपको पहले का डेट ना लिखकर आपको वर्तमान को लिखना होगा, क्योंकि बुक तो आपको पता ही है, बुक तो भाई 1 साल पहले की छपी होती है, तो 1-2 साल पहले की छपी होती है, तो जो बुक में जैसा रहता है तो वह उसी के अनुसार रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा विश्वविद्यालयों के बारे में कुछ रोचक तथ्य, आइए इसको देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नंबर 1, यूजीसी मई 2014 वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालयों की कुल संख्या के पैमाने पर राजस्थान 61, उत्तर प्रदेश 58 और तमिलनाडु 51 शीर्ष पर आते हैं। नंबर 2, देश में 11 विश्वविद्यालय विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं, जिनमें राजस्थान में 3, तमिलनाडु में 2, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रत्येक में 1 है। ठीक है, नंबर 3, 4 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीप और लक्षद्वीप में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। ठीक है, ये देखिए आगे। नंबर 4, देश में 430 सामान्य, 90 तकनीकी, 61 कृषि तथा संबद्ध, 45 मेडिकल, 20 कानून विधि, 11 संस्कृत, 7 भाषाई और 60 अन्य विश्वविद्यालय हैं। हालांकि अभी थोड़े से बड़े हैं, तो आप लोग ज़रूर, मेडिकल में भी वृद्धि हुई है, तकनीकी में भी वृद्धि हुई है, तो आप लोग ज़रूर एक बार विज़िट करिए करंट में। ठीक है, और जांचिए कि अभी वर्तमान में कितने सामान्य विश्वविद्यालय हैं, तकनीकी कितने हैं, कृषि कितने हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ कितने हैं वर्तमान में गवर्नमेंट, तो आप लोग सर्च करिए उसको। ठीक है, चलिए आगे है 5वां नंबर, विश्व स्तरीय मानकों के लक्ष्य के साथ 14 विश्व स्तरीय, जिन्हें हम नवाचार विश्वविद्यालय भी कह सकते हैं, की स्थापना का प्रस्ताव है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु मंत्रालय द्वारा वैश्विक नवाचारी
केंद्रों के रूप में विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित विश्वविद्यालयों में विश्व भर की ज्ञान प्रतिभा को एकत्रित करने के लिए विश्व स्तरीय मानकों वाले नवाचारी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित किए गए शहरों में 14 नवाचारी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। नंबर 6, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। विश्व भारती विश्वविद्यालय के क्या है? कुलपति हैं। यह देश का ऐसा एकल विश्वविद्यालय है जिसके कुलपति देश के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसके कुलपति रह चुके हैं, विश्व भारती विश्वविद्यालय के। ठीक है, आगे दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे वीडियो को रोकते हैं। आगे हम लोग राष्ट्रीय महत्व के संस्थान जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा दोस्तों। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए दोस्तों।